ज्वालामुखी श्रृंखला, ये देखिए, ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। दोनों का जब टक्कर होता है तो महासागरीय प्लेट जो है नीचे की धंसती है, क्योंकि फिर ये देखिए केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। तो वलीद पर्वत क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार का प्रभाव, यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अंतर्वेधित, अगर जितना ज़्यादा अंतर्वेधन होगा महाद्वीपीय क्रस्ट अंतर्वेधन बढ़ेगा। महाद्वीपीय क्रस्ट के पदार्थ पिघलकर मैग्मा में मिलते हैं, जिससे मैग्मा में सिलिका की मात्रा बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया की विस्फोटकता में वृद्धि होती है। यहाँ देखिए आंशिक गलन हुआ है, तो महासागरीय क्रस्ट का आंशिक गलन होने से अम्लीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है। वितरण क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका में रॉकी क्षेत्र में होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित ज्वालामुखी श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका में एंडीज क्षेत्र में निर्मित ज्वालामुखी श्रृंखला, यूरोप के दक्षिणी भाग में से संबंधित आल्प्स क्षेत्र में ज्वालामुखी श्रृंखला। ज्वालामुखी चाप, महासागरीय प्लेट जब दोनों मिलती हैं तो जिसका घनत्व अधिक होगा, कम होगा, वो यहाँ पे उसका धंसा होगा। देखिए तापमान अधिक, आंशिक गलन अधिक, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ही गलन होगा। महासागरीय क्रस्ट के पिघलने से अम्लीय मैग्मा की उत्पत्ति अधिक होती है। यह अम्लीय मैग्मा दूसरी प्लेट का अंतर्वेधन कर सतह पर उद्गारित होता है। यहाँ सतह पर होने वाली मैग्मा उद्गार की प्रक्रिया के रूप में विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रभाव सागरीय नीतल पर होता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से सतह पर ज्वालामुखी चाप की उत्पत्ति होती है। वर्तमान में इसका प्रभाव फिलीपींस, जापान और एल्यूसियन जैसे द्वीपीय क्षेत्रों में के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार ज्वालामुखी श्रृंखला और ज्वालामुखी चाप की उत्पत्ति का संबंध अभिसारी प्लेट सीमांत पर होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। अंतः प्लेट ज्वालामुखीयता, मेंटल प्लूम, ज्वालामुखी रेखा, हवाई, सामान्य हॉटस्पॉट, ज्वालामुखी गुच्छा। यहाँ पे देखिए ये हॉटस्पॉट एरिया है, संवहनी स्तंभ है बोलते हैं, यहाँ से मैग्मा का उद्गार होता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखी गुच्छा, ज्वालामुखी रेखा। दुर्बल मंडल, ऊपरी मेंटल या आंतरिक मेंटल में उत्पन्न होने वाले हॉटस्पॉट रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन से अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अतः इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों से ऊष्मा का ऊपरी परतों की ओर संवहनीय स्थानांतरण होता है। इस संवहनीय प्रवाह के कारण दुर्बल मंडल में उत्पन्न मैग्मा का सतह पर उद्गार होने से सतह पर ज्वालामुखी प्रक्रिया का प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे हवाई द्वीप समूह, आइसलैंड, कनारी द्वीप इत्यादि। पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा स्थानांतरण निष्कासन की इस प्रक्रिया में पृथ्वी के अंदर दुर्बल मंडल, ऊपरी मेंटल तथा आंतरिक मेंटल में निर्मित होने वाली हॉटस्पॉट जनित संवहनी स्तंभ को मेंटल प्लूम कहा जाता है। मेंटल प्लूम। अंतः प्लेट ज्वालामुखीयता, हवाई, प्लेट सीमांत, अपसारी, आइसलैंड। ज्वालामुखी रेखा तथा ज्वालामुखी गुच्छा की उत्पत्ति का संबंध अंतः प्लेट ज्वालामुखीयता से है। इसमें ज्वालामुखी रेखा की उत्पत्ति मेंटल में उत्पन्न होने वाले हॉटस्पॉट से उत्पन्न संवहनी धाराओं के कारण होती है। इस प्रकार के हॉटस्पॉट प्रबल होते हैं, निरंतरता के साथ ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया में मैग्मा के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह ज्वालामुखी रेखा का उदाहरण है। इसी प्रकार ऊपरी मेंटल या दुर्बल मंडल वाले क्षेत्रों में एक से अधिक हॉटस्पॉट निर्मित होने पर
होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा सतह पर ज्वालामुखी गुच्छा समूह निर्मित होते हैं, जैसे कनारी आइलैंड, तिस्ता दा कुन्हा, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया। इस प्रकार हॉटस्पॉट द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया के प्रभाव से भू सतह पर ज्वालामुखी गुच्छा एवं रेखा की उत्पत्ति होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई कम होती है, इसलिए इस प्रकार की ज्वालामुखीयता का प्रभाव महासागरीय सतह पर अधिक होता है। इस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा न केवल महाद्वीपीय एवं महासागरीय जलीय सतह पर होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया का वैज्ञानिक एवं तार्किक विश्लेषण किया जा सकता है, बल्कि महासागरीय नीतल पर ज्वालामुखी कटक गुच्छा एवं रेखा की उत्पत्ति के कारणों को भी विश्लेषित किया जा सकता है। भारत में ज्वालामुखी क्षेत्रों का वितरण। वर्तमान समय में भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण नहीं पाए जाते हैं, किंतु अतीत में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में कई ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं। डालमा क्षेत्र, इसे भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार धारवाड़ युग में हुआ था। झारखंड की डालमा श्रेणी के नाम पर इस क्षेत्र को डालमा क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुडप्पा, विजावर एवं ग्वालियर क्षेत्र, ये तीनों ही क्षेत्र कुडप्पा काल में होने वाले ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित रहे हैं। इस काल में होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया आर्कियन धारवाड़ की तुलना में अपेक्षाकृत नवीन है। डॉक्टर मलानी एवं किराना क्षेत्र, मलानी श्रेणी जोधपुर के निकट एवं किराना पहाड़ी अरावली के उत्तरी छोर पर स्थित है। यहाँ कुडप्पा काल के बाद विंध्यन काल में ज्वालामुखी उद्गार के साक्ष्य या कुडप्पा की तुलना में अपेक्षाकृत नवीन है। दक्कन लावा क्षेत्र, यह उद्गार क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। यहाँ लावा का जमाव 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। दक्कन ट्रैप, पद्मसोमान क्रम की संरचना का प्रभाव, 2000 मीटर, ये दक्कन ट्रैप है। आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा फिर विंध्यन, नवीन ज्वालामुखी उद्गार। दक्कन दक्षिण, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान अब जल काफ़ी गहराई में मैग्मा से मिल जाता है एवं मैग्मा के साथ बाहर निकलता है, तो इस जल को जुवेलियन वाटर कहा जाता है। राजमहल एवं अबूर पहाड़ियाँ, यह क्षेत्र बिहार से असम तक फैला हुआ है। यहाँ ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया जुरेसिक काल में हुई थी। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ, लोकोलिया, ज्वालामुखी शंकु, वोल्केनिक पाइप, लैकोलिथ, गईक, वयोलिथ। ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थल रूपों में वैथोलिया किसी भी प्रकार की चट्टानों से मैग्मा का बृहद जमाव क्षेत्र होता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसके रवे कणों का आकार बड़ा होता है तथा यह ग्रेनाइट प्रकार का होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक गहराई में पाया जाता है। इसी प्रकार सतह के निकट अपेक्षाकृत कम गहराई पर अवसादी चट्टानों में मैग्मा के अलग अलग प्रकार से ठंडे होने के प्रक्रिया में कई प्रकार के स्थल रूप निर्मित होते हैं। इसमें लैकोलिथ उत्तर ढाल से युक्त मैग्मा जमाव से संबंधित है। इसी प्रकार सील व डाइक क्रमशः लावा के क्षैतिज व लंबवत जमाव हैं जो कि क्रस्ट की आंतरिक परतों में पाया जाता है। लावा डाट, ज्वालामुखी ग्रीवा एवं डायट्रन। जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा अत्यधिक अम्लीय व सिलिका युक्त हो तो इस तरह की स्थिति में लावा की एक परत का जमाव ज्वालामुखी नलिका व क्रेटर में हो जाता है। यदि ज्वालामुखी शंकु का क्रेटर लावा से भर जाए और यह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए तो इसे ज्वालामुखी
प्लाया लावा डाट कहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी नलिका से जमा हुई लावा पट्टी को ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं तथा इन दोनों को सम्मिलित रूप से डायट्रेन कहा जाता है। यूएसए में न्यू मैक्सिको में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे सिपराक कहते हैं। सिपराक डायट्रेन का उदाहरण है। इसी प्रकार न्यू मैक्सिको में डेविल टावर ज्वालामुखी ग्रीवा का उदाहरण है। ये ज्वालामुखी प्लग है, लावा डाट, ये ज्वालामुखी ग्रीवा है, डायट्रेन है। चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। पर्वत निर्माण। अंतःजनित भूसंचलन के द्वारा निर्मित वैसी द्वितीयक स्थलाकृति को पर्वत कहते हैं जिसकी सापेक्षिक ऊंचाई सर्वाधिक होती है। विश्व में पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन के कारण पर्वतों की उत्पत्ति होती है। पर्वतों का वर्गीकरण पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित है। उत्पत्ति एवं क्रियाविधि के आधार पर तन्त्र मूलक भूसंचलन से निर्मित पर्वत ये हैं। धसाव की प्रक्रिया अवरोधक पर्वत। तन्त्र मूलक भूसंचलन के प्रभाव के कारण जब क्रस्ट के कुछ भागों में धसाव की प्रक्रिया उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में चट्टानों की निश्चित प्रत्यास्थ सीमा के उपरांत यह टूट जाती है। इस प्रकार के भूसंचलन के धसाव वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आंशिक उत्थान का प्रभाव देखा जा सकता है। परिणाम स्वरूप भूसतह पर खड़े ढाल अवरोधक ब्लॉक पर्वत की उत्पत्ति होती है। संपीडनात्मक भूसंचलन से निर्मित होने वाले पर्वत ओएम और सीएम। वलित पर्वतों की उत्पत्ति। संपीडनात्मक भूसंचलन के प्रभाव से महाद्वीपीय क्रस्ट प्रभावित होता है। ये महाद्वीपीय हो गया और ये महासागरीय क्रस्ट है, प्रभावित होता है। इस प्रकार के भूसंचलन से उत्पन्न संपीड़न के कारण महाद्वीपीय क्रस्ट पर अवसादों में वलन का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय सतह पर मोड़दार वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इन्हें ही वलित पर्वतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसका आधार चौड़ा तथा शिखर नुकीला होता है। अंतः जनित आकस्मिक भूसंचलन ऐसे होता है। ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति। अंतःजनित आकस्मिक संचलन के द्वारा सतह पर होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के प्रभाव से ज्वालामुखी पर्वतों की उत्पत्ति होती है। बाह्य जनित प्रक्रिया से उत्पन्न। बाह्य जनित कारकों जैसे सौर विकिरण, वर्षण, पवन प्रवाहन, हिमानी गतिशीलता इत्यादि के एकल या सम्मिलित प्रभावों के कारण सतह पर उपस्थित पर्वतीय क्षेत्रों में अपक्षयन, अपरदन इत्यादि प्रक्रियाओं के कारण पर्वतों की सापेक्षिक ऊंचाई में कमी आती है। समय के साथ ये विखंडित व विच्छेदित रूप से पुराने पर्वत के अवशेष के रूप में सतह पर पाए जाते हैं। इन्हें ही अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। मोड़दार पर्वत एक ऐसी द्वितीयक स्थलाकृति होती है जिसका आधार चौड़ा, ढाल तीव्र और शिखर नुकीला होता है, जबकि वहीं ब्लॉक पर्वत का ढाल तीव्र होता है किंतु शिखर टेबल की तरह सपाट होता है। इसी प्रकार ज्वालामुखी पर्वत का ढाल तीव्र और शिखर क्रेटर या काल्डेरा युक्त होता है। पर्वत निर्माण से संबंधित परंपरागत विचार। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ये फोर्टलैंड फर्स्ट, फोर्टलैंड टू। शंकरा सागर जैसे टेथिस या झील क्षेत्र या निम्न मैदान। निम्न क्षेत्र होने के कारण इसे भूसन्नति कहा जाता है जिसमें निरंतर अवसादों का जमाव होता है। कोबर का यह सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। कोबर के अनुसार भूसन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखंड अवस्थित होते हैं जिन्हें कोबर ने अग्रदेश यानी फोर्टलैंड कहा है। कोबर के अनुसार क्षैतिज भूसंचलन के कारण दोनों ही तरफ के अग्रदेश एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं जिससे भूसन्नति के अवसादों पर मोड़ पड़ता है। इस प्रकार मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है जिससे कोबर के द्वारा निम्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया गया।
भूसन्नतियों को मोड़दार पर्वतों में परिवर्तित होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इस प्रक्रिया को निम्न 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। भूसन्नति में निक्षेप की अवस्था लिथोजेनेसिस। इस अवस्था में भूसन्नत की तली में अवसादों का जमाव, तली का धंसाव तथा पुनः अवसादों का जमाव निरंतर चलता रहता है। पर्वत निर्माण की अवस्था ओरिजेनेसिस। इस अवस्था में पार्श्विक दबाव के कारण अवसादों में वलन का विकास होता है। अवसादों में ऊर्ध्वाधर उत्थान की क्रिया मंद गति से होती है। विकास की अवस्था ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टो ही है। इस अवस्था में काफ़ी समय तक पर्वतों का उत्थान मंद गति से होता है एवं समय के साथ पर्वत भूसंतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पर्वतों का निर्माण कुछ विशेष युगों में हुआ है। विशेष समयावधि को ही पर्वत निर्माणकारी युग कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण। यह पर्वतीकरण सर्वाधिक प्राचीन है। इसका निर्माण अति रूपांतरित चट्टानों द्वारा हुआ है। इन चट्टानों का रूपांतरण ताप जनित प्रभाव के कारण हुआ है। समय के साथ इन चट्टानों में अत्यधिक अपक्षयन एवं अपर्दन का प्रभाव देखा जा सकता है। वर्तमान में अत्यधिक अपर्दन के प्रभाव के कारण इनका पर्वतीय रूप लगभग समाप्त हो चुका है, किंतु कुछ अवशिष्ट भाग अभी भी उपस्थित हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में लॉरेशियन एल्गोथन पर्वत, यूरोप में फेनो स्कैंडिनेविया पर्वत तथा स्कॉटलैंड के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ इत्यादि। कैलिडोनियन पर्वतीकरण। इनका निर्माण सिलूरियन तथा डेवोनियन काल में हुआ है। इसके अंतर्गत यूरोप में आयरलैंड, स्कैंडिनेविया के पर्वत, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़िलाइट्स, भारत के अरावली, सतपुड़ा एवं महादेव इस युग के महत्वपूर्ण पर्वत हैं। टर्सिनियन पर्वतीकरण। पर्मियन और कार्बोनिफेरस युग में निर्माण। यूरोप में सेंट्रल मैसिफ, ब्लैक फॉरेस्ट, वास्जिस, बोहेमियन मैसिफ इत्यादि। एशिया में अल्टाई सान, तिएन सान, नानसान इत्यादि। अल्पाइन पर्वतीकरण। टर्शियरी काल में निर्माण। इयोसीन, ओलिगोसीन से लेकर मायोसीन, प्लायोसीन। इस समय काल में विश्व के उच्चतम एवं नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। रॉकी, एंडीज, अल्पाइन पर्वतीकरण मुख्यतः आल्प्स, कार्पेथियन, पिरेनीज, बाल्कन, कॉकेशस इत्यादि इसी पर्वतीकरण के दौरान विकसित हुए हैं। इस क्रम में अफ्रीका का एटलस पर्वत, एशिया का हिमालय पर्वत एवं संबंधित श्रेणी, म्यांमार का अराकान योमा पर्वत एवं पूर्वी एशिया के अन्य मोड़दार पर्वतों को इस क्रम में रखा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वत निर्माण की प्रक्रिया अभिसारी प्लेट सीमांत से संबंधित है। महाद्वीपीय अभिसारी सीमांत, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी सीमांत। अभिसरण की प्रक्रिया में उत्पन्न संपीड़न के प्रभाव के कारण महाद्वीपीय सतह पर पाए जाने वाले अवसादों में वलन का विकास, जिससे महाद्वीपीय प्लेट का वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। पर महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत वाले क्षेत्रों में उत्पन्न वलित पर्वत क्षेत्रों में शंकुधारी ज्वालामुखी पर्वतों का प्रभाव पाया जाता है, जैसे रॉकी, एंडीज, माल्थस, आल्प्स इत्यादि। महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत वाले क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रभाव नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ ज्वालामुखी पर्वत की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, जैसे हिमालय आदि। विश्व में मोड़दार पर्वतों का वितरण। वर्तमान में टेक्टोनिक संचलन के प्रभाव के कारण अल्पाइन
पर्वतीकरण के प्रक्रिया से उत्पन्न प्रभावों के द्वारा निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र, आल्प्स, चौथा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। द्वीपीय चाप, महासागरी अभिसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के अभिसरण तथा टक्कर के साथ ही संपीड़न बल का प्रभाव उत्पन्न होता है, किंतु महासागरीय नितल के कठोर बेसाल्टिक चट्टानों से युक्त होने के कारण ये चट्टानें उत्पन्न संपीड़न के प्रभाव को निरस्त कर देती हैं। इस प्लेट सीमांत पर यही कारण है कि संपीड़न के प्रभाव से चट्टानों की संरचनात्मक निरूपण की प्रक्रिया घटित नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ वलित पर्वतों की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा पर्वत निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि अभिसारी प्लेट सीमांत पर संपीड़न बल के कारण मूढ़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, लेकिन सभी अभिसारी प्लेट सीमांतों का संबंध मूढ़दार पर्वतों से नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार स्थलीय सतह पर निर्मित मूढ़दार पर्वतों की व्याख्या के साथ ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी सीमांतों पर निर्मित वलित पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न शंकुधारी ज्वालामुखी पर्वतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया जा सकता है। पर्वतों का प्रकार: वलित पर्वत, अवरोधक पर्वत, ज्वालामुखी या अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत कॉन्टिनेंटल सीसी मार्जिन, सीओ मार्जिन। इस प्रकार के पर्वतों का वितरण एशिया महाद्वीप में निम्न प्रकार से पाया जाता है। हिमालय सर्वाधिक ऊंचा, सुलेमान, हिंदुकुश एवं किर्थर श्रेणी, जाग्रोस एवं अल्बूज पर्वत इत्यादि। यूरोप में कॉकेशस, बाल्कन, कार्पेथियन, आल्प्स, हिनारिक, एपिनाइन, पिरेनीज, कैंटाब्रायन इत्यादि। अफ्रीका में एटलस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज सर्वाधिक लंबा। अवरोधक पर्वत तनाव मूलक भूसंचलन के कारण दो भ्रंश तलों के सहारे भू संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया में जब कोई भूखंड ऊपर उठ जाता है और कुछ भागों का धंसाव हो जाता है, तब सतह पर अवरोधक पर्वत की उत्पत्ति होती है। आधार चौड़ा, ढाल तीव्र, शिखर सपाट। भारत में नीलगिरी, जर्मनी में हार्न पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में यूएसए के उराह क्षेत्र में वास रेंज, पाकिस्तान में साल्ट रेंज अवरोधक पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत सीओ मार्जिन, सीसी मार्जिन वही सीमांत होता है। हॉटस्पॉट क्रिया से ज्वालामुखी द्वीपों की उत्पत्ति। कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों के रूप में इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, चिम्बे राज्यों प्रमुख है। इसी प्रकार चिली का अकांकागुआ एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका पोपो कैटमेटल व कैस्केड श्रेणी में कई ज्वालामुखी पर्वत हैं। अफ्रीका किलिमंजारो व केन्या प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत अपक्षयन प्लस अपरदन की प्रक्रिया में चट्टानों की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और अवसादों की ऊपरी परत कमजोर होती जाती है और अवसादों में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे पर्वतों की सापेक्षिक ऊंचाई में कमी आ जाती है और पर्वत का स्वरूप अत्यधिक विखंडित व विच्छेदित रूप में पाया जाता है। अपशिष्ट पर्वत उदाहरण: यूरोप में यूराल पर्वत, स्कॉटलैंड की पहाड़ियाँ, अमेरिका में मोनेडनॉक, भारत में अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन तथा पूर्वी घाट इत्यादि अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। भूकंप
भूकंप एवं प्लेट टेक्टोनिक अंततः जनित भू संचलन द्वारा पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। सतह से लेकर मेंटल तक विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा केंद्रों से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसे बिंदु क्षेत्र भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल यानी फोकस कहा जाता है। इसी प्रकार भूकंपीय तरंगों का प्रभाव सतह पर जहाँ सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। उत्पत्ति केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सतह से 80 किमी छिछले उद्गम केंद्र वाले भूकंप, 2000 किमी मध्यम उद्गम केंद्र वाले और 200 किमी मध्यम उद्गम केंद्र वाले और गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप 200 किमी से अधिक गहराई वाले होते हैं। गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप में भूकंप मूल की अवस्थिति 300 किमी से 700 किमी के मध्य पाई जाती है। अधिकेंद्र ये है और ये भूकंप मूल है। छिछला सतह से 80 किमी, मध्यम 80 से 200 किमी और गहरे भूकंप 200 किमी से 700 किमी। भूकंप की तीव्रता की गणना के लिए विभिन्न प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है। स्केल, मरकरी स्केल और रिक्टर स्केल। तो भूकंप के प्रभाव की गणना उसकी तीव्रता इंटेंसिटी के आधार पर की जाती है। इसके द्वारा गणितीय आधार पर भूकंप के परिमाण की गणना की जाती है। रिक्टर स्केल एक लघुगणक आधारित स्केल है जिसके माध्यम से परिमाण की गणना की जाती है, जबकि वहीं मरकरी स्केल रेखीय आधार पर भूकंप की तीव्रता का आकलन प्रस्तुत करता है। रिक्टर स्केल को 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत चार्ल्स रिक्टर एवं बेनो गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। रिक्टर स्केल पर प्रति स्केल भूकंप का परिमाण 10 गुना बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 रिक्टर स्केल पर जो भूकंप का परिमाण या वह 4 रिक्टर स्केल पर 3 की अपेक्षा 10 गुना अधिक हो जाता है। स्केल, मरकरी स्केल, रिक्टर स्केल, यह भूकंप की तीव्रता का आकलन करता है। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। यह स्केल रेखीय आधार पर भूकंप की तीव्रता की गणना करता है। रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण का आकलन करता है। यह भूकंप के परिमाण का आकलन सिस्मोग्राफ द्वारा करता है। यह लोगोरिथिक आधार पर भूकंप के परिमाण की गणना करता है। यह स्केल 1 से 12 तक होता है, जहां मरकरी स्केल 1 की तीव्रता वाले भूकंप महसूस नहीं होते हैं, जबकि 12 की तीव्रता वाले भूकंप संपूर्ण विनाश की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। और रिक्टर स्केल 2.0 से 10.0 तक प्रदर्शित किया जाता है, जहां 2.0 वाले भूकंप महसूस नहीं किए जाते, जबकि 10.0 रिक्टर स्केल वाला भूकंप अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। रिक्टर स्केल 2.0 से कम परिमाण वाले भूकंप महसूस नहीं किए जाते। इनकी संख्या प्रतिदिन लगभग 8000 होती है। रिक्टर स्केल 2.0 से 2.9 रिक्टर स्केल वाले भूकंप को मनुष्य द्वारा महसूस नहीं किया जाता है। सरीसृप आर्थ्रोपोड की कुछ प्रजातियां महसूस कर पाती हैं। 3.0 से 3.9 रिक्टर स्केल वाले भूकंप मानव द्वारा महसूस किए जाते हैं। 4.0 से 4.9 रिक्टर स्केल वाले भूकंप में पुराने कमज़ोर मकानों में दरार पड़ जाती है। 5.0 से 5.9 रिक्टर स्केल वाले भूकंप में कमज़ोर मकान एवं पुराने भवन गिर जाते हैं। 6.0 से 6.9 रिक्टर स्केल में अधिकेंद्र से लेकर 106 किमी के दायरे में व्यापक विनाश होता है। घातक भूकंप की श्रेणी में इसे रखा जाता है।
7.0 से 7.9 रिक्टर स्केल व्यापक तबाही लाते सुनामी, जैसे सुनामी। 8.0 से 8.9 रिक्टर स्केल वाले भूकंप अत्यधिक विनाशकारी, हजारों किमी के क्षेत्र में अपना प्रभाव, जैसे सुनामी। 9.0 से 9.9 रिक्टर स्केल वाले भूकंप व्यापक यानी कि भूगर्भिक परिवर्तन के कारण ऐसे भूकंप उत्पन्न होते हैं, सुनामी। 10.0 रिक्टर स्केल या इससे अधिक परिमाण वाले भूकंप अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। भारत में भूकंपीय जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2। भूकंपीय प्रवणता संवेदनशीलता के आधार पर देश को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। सबसे कम खतरे वाला क्षेत्र जोन 2 है, जबकि सर्वाधिक खतरे वाला क्षेत्र जोन 5 है। इसके अंतर्गत उत्तर पूर्व के सभी राज्य, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों क्षेत्रों को जोन 5 के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकतर भाग तथा दिल्ली जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। मध्य भारत अपेक्षाकृत कम खतरे वाले जोन 3 के अंतर्गत आता है, जबकि दक्षिण भारत के अधिकांश भाग जोन 2 के अंतर्गत आते हैं। किंतु इस प्रकार का वर्गीकरण भूकंपीय प्रवणता की सामान्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। भूकंपीय क्षेत्रों की अवस्थिति के विश्लेषण के आधार पर यह देखा गया है कि सर्वाधिक स्थिर क्षेत्रों से संबंधित कुछ एक भाग अपेक्षाकृत स्थिर हो सकते हैं। इस तरह के क्षेत्रों की पहचान के लिए सिस्मिक माइक्रोजोरेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोजेरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें संबंधित क्षेत्र के मृदा और अन्य उपस्थित अवसादों की परतों का परीक्षण किया जाता है और इस आधार पर संबंधित क्षेत्र में उसकी भूकंपीय संवेदनशीलता का निर्धारण किया जाता है। इसी के आधार पर उस क्षेत्र में भवन निर्माण, आधारभूत संरचना गत विकास इत्यादि उद्देश्यों के लिए मानकों और प्रतिरूपों का निर्धारण किया जाता है। विश्व में भूकंपीय क्षेत्र का वितरण। प्लेट टेक्टोनिक, अपसारी प्लेट सीमांत, अभिसारी प्लेट सीमांत। अपसारी प्लेट सीमांत में अटलांटिक महासागरीय कटक, भ्रंश घाटी या लाल सागर। अभिसारी प्लेट सीमांत में सीसी मार्जिन, ओसी मार्जिन, ओ मार्जिन। छिछले व मध्यम उद्गम केंद्र वाले भूकंप, और इसमें छिछले, मध्यम व गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप। समांतर प्लेट सीमांत, छिछले उद्गम केंद्र वाले भूकंपों की उत्पत्ति होती है। खनिज एवं शैल। पृथ्वी के संपूर्ण भूपृष्ठ का लगभग 38% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ऑक्सीजन 46%, सिलिका 27.7%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.5% तथा मैग्नीशियम 2% से बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन और निकिल जैसे तत्वों से बना है। खनिज पदार्थ। खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा,
चांदी, सोना जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। हालांकि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले खनिजों की संख्या अत्यंत सीमित है, लेकिन आपस में इनका संयोजन विभिन्न प्रकार से होता है, जिसकी वजह से खनिजों की अनेक किस्में पाई जाती हैं। स्थल मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण खनिजों को निम्न खनिज समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फील्डस्पर, इसमें मुख्यतः सिलिका तथा ऑक्सीजन मुख्य तत्व के रूप में पाए जाते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः चीनी मिट्टी के बर्तन तथा ग्लास कांच बनाने में किया जाता है। क्वार्ट्ज, सिलिका तथा ग्रेनाइट मुख्य तत्व के रूप में पाए जाते हैं। यह एक कठोर तत्व है तथा जल में सर्वथा अघुलनशील होता है। इसका उपयोग रेडियो, राडार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित उद्योगों में किया जाता है। पाइरॉक्सीन, इसके प्रमुख तत्व के रूप में कैल्शियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका है। पाइरॉक्सीन के विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोग हैं। इसे मुख्यतः प्रसंस्कृत कर विभिन्न धात्विक तत्वों को अलग अलग प्राप्त किया जाता है। भारी उद्योगों के संदर्भ में पाइरॉक्सीन एक महत्वपूर्ण खनिज है। एम्फीबोल, इसमें प्रमुख तत्व के रूप में एल्यूमीनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें एल्यूमीनियम तथा आयरन का अंश अधिक होता है। इसका उपयोग भी भारी उद्योगों जैसे स्टील आदि में किया जाता है। माइका, इसमें प्रमुख तत्व के रूप में पोटेशियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, लौह पदार्थ एवं सिलिका पाई जाती है। सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका उपयोग धातु उद्योगों, विद्युत उपकरणों तथा अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के स्तर पर किया जाता है। ऑलिवीन, इसमें मुख्य तत्व के रूप में मैग्नीशियम, लौह पदार्थ, सिलिका तथा एल्यूमीनियम पाया जाता है। इसमें लौह तत्वों का अंश अधिक पाया जाता है। ये सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल के रूप में सागरीय नीतल से संबंधित बेसाल्टिक चट्टानों के रूप में पाया जाता है। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त चट्टानों में क्लोराइड, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, बैराइट जैसे अन्य खनिज भी सीमित रूप में चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज, इसमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। बहुमूल्य धातुएं, लौह धातुएं, तो बहुमूल्य धातुओं में सोना, चांदी और प्लेटिनम आता है। लौह धातुओं में लोहा तथा लोहे में मिलाई जाने वाली धातुएं जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट आदि। और अलौह धातु, इसमें इस प्रकार की धातु में लौह तत्व नगण्य रूप से पाया जाता है, जैसे एल्यूमीनियम, तांबा, सीसा, टीन, टंगस्टन, टाइटेनियम, जिंक इत्यादि। और अधात्विक खनिज में इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट, जिप्सम इत्यादि पाए जाते हैं अधात्विक में। दुर्लभ मृदा धातुएं, यह 17 ऐसे रासायनिक तत्वों का समूह है जो कई उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों को तैयार करने के लिए आवश्यक है। इन उत्पादों में कंप्यूटर, मोबाइल फोन, पवन चक्की, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, सोलर पैनल तथा इससे संबंधित बैटरी और अंतरिक्ष तथा रक्षा प्रौद्योगिकी में किया जाता है। 2012 से पहले तक वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा धातु के उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 90% रही थी, किंतु इन धातुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र की जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता है। यही कारण है कि वर्ष 2012-13 के बाद चीन के द्वारा इन धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर भी इसके खनन इत्यादि की प्रक्रिया में कमी की गई। भारत में दुर्लभ मृदा धातुओं के भंडार चयनित रूप से पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र, आर्द्रभूमि क्षेत्र ये है, और ये गुजरात की तटीय क्षेत्र है। ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र है। चट्टान, आग्नेय मैग्मा उद्गार, लावा का जमाव और फैलाव, शीतलन, अवसादी रूपांतरित, ये मतलब चट्टानें होती हैं।
तो आग्नेय चट्टान मैग्मा का उद्गार, लावा के रूप में फैलाव व जमाव, शीतलन के पश्चात आग्नेय चट्टान का निर्माण, आग्नेय चट्टान की अवस्थिति, आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। आग्नेय चट्टान, आग्नेय आंतरिक आग्नेय चट्टान में पाताली चट्टान होता है और एक मध्यवर्ती चट्टान होता है, प्लूटोनिक रॉक और हाइपोसिस रॉक। तो पाताली चट्टान में यह काफ़ी अधिक गहराई में पाई जाती है। इसमें रवों का आकार बड़ा होता है। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। मध्यवर्ती चट्टान में बाहर निकलने वाला मैग्मा सतह के नीचे दरारों, छिद्रों एवं मल्लिकाओं में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इसके जमने से निर्मित होने वाली चट्टानों को मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं, जैसे डोलेराइट, मैग्नेटाइट। बाह्य आग्नेय चट्टान, जब मैग्मा लावा के रूप में सतह पर आकर शीतल होकर ठोस रूप धारण करता है तो इससे बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। शीघ्र शीतल होने के कारण यह चट्टान तथा कांच जैसी प्रतीत होती है। इसमें रवे के आकार छोटे होते हैं। बेसाल्ट इसका उदाहरण है। बाह्य आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती और इधर पाताली चट्टान। सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अम्लीय आग्नेय चट्टान और इधर क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो अम्लीय आग्नेय चट्टान में इसमें सिलिका की मात्रा 66% से 85% के मध्य पाई जाती है। इसका घनत्व 2.7 होता है। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। क्षारीय आग्नेय चट्टान में इसमें सिलिका की मात्रा 45% से 65% के मध्य पाई जाती है। इसका घनत्व 2.8 से 3 तक होता है। बेसाल्ट, गैब्रो, डोलेराइट इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानों का महत्व। आर्थिक महत्व, आधारभूत संरचना निर्माण में इनका प्रयोग होता है। खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। परमाणु ऊर्जा संसाधन जैसे यूरेनियम इत्यादि की प्राप्ति। आग्नेय चट्टानों का अपक्षयन, अपरदन से अवसादों के निर्मित होने, अवसादों के जमाव से मृदा विकास की अनुकूल स्थिति व परिपक्व मृदा क्षेत्रों के निर्माण तथा विकास में आग्नेय चट्टानें आधार के रूप में कृषि हेतु अनुकूल स्थिति अधिक होती है। पारिस्थितिकी महत्व, आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान होती है। इन्हीं से अवसादी और रूपांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं, जिससे विविधता युक्त शैल प्रतिरूप वाली स्थलाकृतियों का विकास होता है। आग्नेय चट्टानों से युक्त प्राचीन स्थलाकृतियों जैसे पठार इत्यादि में समय के साथ विशिष्ट प्रकार की स्थानिक प्रजातियों के विकसित होने के कारण जैव विविधता का उच्च स्तर पाया जाता है, जैसे भारत के पश्चिमी घाट। अवसादी चट्टानों, ये चट्टानें विखंडित पदार्थों के जमाव से बनती हैं। इसमें परतें पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। क्योंकि इनका निर्माण प्राथमिक चट्टानों के विघटन से होता है, अतः इन्हें द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। बालुका पत्थर रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। खड़िया मिट्टी, नमक की चट्टान इत्यादि जैविक तत्वों से निर्मित। कोयला, पीट, कार्बन की मात्रा 30% से कम इत्यादि। रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, इन चट्टानों का निर्माण अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से होता है। चट्टानों के रूपांतरण के लिए 2 कारक उत्तरदायी होते हैं। तापीय रूपांतरण, गतिक रूपांतरण। तो तापीय रूपांतरण में इस प्रकार का रूपांतरण ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। गतिक रूपांतरण, संपीड़न बल के पर्वत निर्माण वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का रूपांतरण प्लेटों के अभिसरण के कारण संपीड़न बल के प्रभाव से होता है। रूपांतरित चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, एक आग्नेय चट्टान से रूपांतरित और एक अवसादी चट्टानों से रूपांतरित। तो ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित में ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट,
ग्रेनाइट मतलब नीश, और बेसाल्ट एम्बीबोलाइट, गैब्रो सर्पेंटाइन। और अवसादी चट्टानों से रूपांतरित में चूना पत्थर होता है, संगमरमर, बालू का पत्थर होता है, क्वार्टजाइट, चाक होता है, डोलोमाइट। रूपांतरित चट्टान से पुनः रूपांतरण। इस प्रकार की चट्टान मूल चट्टानों से अधिक कठोर होती हैं, जैसे स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से शिस्ट का बनना इत्यादि। शैल चक्र, ताप व दाब। देखिए ये अवसादी चट्टान है, आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान, अवसादी से रूपांतरित चट्टान, या फिर मैग्मा का उद्गार होता है। और यहाँ शीतलन होती है, फिर आग्नेय चट्टान में होता है अपक्षय व अपतन, ताप व दाब अधिक होता है। तो शैल अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती है, इनमें परिवर्तन होता है। शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैल नष्ट होती है तथा नई शैलों का विकास होता है। आग्नेय शैल प्राथमिक शैल है, जबकि अवसादी एवं रूपांतरित शैल इन्हीं प्राथमिक शैलों से निर्मित होती है। भू आकृतियों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं, बाह्य जनित बल या अंतःजनित बल। ये भू आकृतियाँ, दो प्रकार के बल भू आकृतियों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, एक अंतःजनित बल, एक बाह्यजनित बल। तो अंतःजनित बल में यह बल धरातल पर उपस्थित स्थलाकृतियों की सापेक्षित ऊंचाई में परिवर्तन कर उच्चावचीय विषमता को बढ़ाते हैं, जैसे वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, पठार इत्यादि। और ये जो है बाह्यजनित बल में अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, बृहद क्षरण होता है। यह बल बाह्य कारकों से प्रभावित होते हैं। यह बल अपक्षयन, अपर्दन जैसी क्रियाओं का संचालन करते हैं। यह बल उच्चावचीय विषमता को समाप्त करने के लिए भू आकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार बाह्य जनित बल भू सतह पर उच्चावच को समाप्त कर सतह की समतलीकरण का कार्य करते हैं। भू आकृतिक कारक। भू आकृतिक कारक एक गतिशील माध्यम होता है, जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, सागरीय लहरें इत्यादि। उपरोक्त कारक धरातल के पदार्थों को एक स्थान से हटाते हैं, अपर्दन तथा निम्न भूमि सतह पर निक्षेपित कर देते हैं। अर्थात जब ये कारक स्थलाकृतियों की ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को अपर्दन के पश्चात ढाल के सहारे परिवहन कर निम्न भूमि क्षेत्रों में इनका जमाव कर देते हैं। ढाल प्रवणता की व्युत्क्रमानुपाती होता है भू आकृतिक कारक। गुरुत्वाकर्षण बल की भूमिका। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही इसके द्वारा धरातल के पदार्थों पर दबाव भी उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण तथा ढाल प्रवणता के अभाव में पदार्थों की गतिशीलता संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप यदि इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित हो जाए या दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण जैसी क्रियाएं संभव नहीं हो सकेंगी। बाह्यजनित बल। बाह्यजनित प्रक्रियाएं, अनाच्छादन प्रक्रियाएं, अपक्षयन, अपर्दन, बृहत क्षरण। बाह्यजनित प्रक्रियाओं को ही अनाच्छादन कहा जाता है, जिसका अर्थ है अनावृत करना या आवरण हटाना। इसके अंतर्गत अपक्षयन, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण जैसी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं। जलवायु प्रदेशों की इस भिन्नता के कारण अनाच्छादन प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न दरों पर सक्रिय होती हैं। तापमान तथा वर्षण जो कि महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व हैं, उनके द्वारा अनाच्छादन प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। यही कारण है कि जलवायु प्रदेशों में परिवर्तन के साथ ही अनाच्छादन क्रियाएं भी भिन्न दरों से अपना प्रभाव निर्मित करती हैं।
इसी प्रकार वनस्पतियों का घनत्व, प्रकार एवं वितरण भी अनाच्छादन प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। यदि किसी प्रदेश में जलवायवीय कारक समान हो तो ऐसी स्थिति में अनाच्छादन की प्रक्रियाएं चट्टानों के प्रकार तथा संरचना पर निर्भर करती हैं। इसमें चट्टानों की कठोरता, कोमलता, रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता एवं इनका झुकाव प्रमुख है। विभिन्न प्रकार की चट्टानें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण अनाच्छादन प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न स्तरों पर प्रतिरोध कर सकती हैं। एक विशेष चट्टान एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण तथा दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की चट्टान भिन्न भिन्न अंशों में प्रतिरोध कर सकती है, अतः इनका अपक्षयन और अपरदन भिन्न भिन्न दरों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अपक्षयन, विदरिंग, यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है। इस वजह से इसे स्वस्थान या उसी स्थान पर होने वाली प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मौसम एवं जलवायु के प्रभावों से चट्टानों में यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अपक्षयन 3 प्रकार से होता है: रासायनिक अपक्षयन, भौतिक अपक्षयन, जैविक अपक्षयन। रासायनिक अपक्षयन, रासायनिक अपक्षयन के द्वारा कठोर चट्टानों का विघटन और सूक्ष्म कणों के रूप में इसका परिवर्तन होता है। रासायनिक अपक्षयन के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है: विलयन, कार्बोनेशन, जल योजन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। विलयन, जल के संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित होकर जल में घुल जाते हैं। इस प्रक्रिया से चट्टान में उपस्थित सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट जैसे खनिज प्रभावित होते हैं। कार्बोनेशन, जल, मृदा, वायुमंडल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कार्बोनिक अम्ल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड के घुल जाने के बाद यह तनु कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और एक कम सक्रिय अम्ल की तरह कार्य करता है। परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पदार्थ कार्बोनिक अम्ल में घुल जाते हैं और कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। जल योजन, खनिज स्वयं जल अवशोषित कर विस्तारित होते हैं, अर्थात उनके आयतन में वृद्धि होती है। अनेक खनिज पदार्थ शुष्क एवं आर्द्र मौसम में संकुचित एवं विस्तारित होते हैं, किंतु एक समय के पश्चात ये खनिज अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और बाह्य दबाव उत्पन्न होने की स्थिति में सूक्ष्म कणों में विखंडित हो जाते हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, अपक्षयन की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण से तात्पर्य ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन के संयोग से है। ऑक्सीकरण वही होता है जहां वायु तथा ऑक्सीजन युक्त जल का प्रवेश संभव है। इस प्रक्रिया में उपस्थित लौह तत्व मैंगनीज, सल्फर इत्यादि सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन तेजी से होता है। यह प्रक्रिया लौह युक्त खनिजों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का लाल रंग भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीकरण के अभाव में अपक्षयन की प्रक्रिया का प्रभाव चट्टानों पर पड़ता है। इस प्रक्रिया में विघटित पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। अपक्षयन की प्रक्रिया का प्रभाव चट्टानों के आंतरिक भागों तथा ऐसे हिस्सों पर होता है जहां प्रत्यक्ष रूप से वायु तथा ऑक्सीजन युक्त जल प्रवेश नहीं कर पाता है। रासायनिक अपक्षयन की ये प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। जल योजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ होते हैं जो कि रासायनिक अपक्षयन की दर को तीव्र बना देते हैं। भौतिक अपक्षयन प्रक्रियाएं मंद गति से होने वाली अपक्षयन प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया में चट्टानों में कई बार ताप जनित प्रभावों के कारण फैलाव और संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। चूँकि चट्टान की ऊपरी परतों में पाए जाने वाले पदार्थों की एक निश्चित प्रत्यास्थ सीमा होती है, इसके उपरांत होने वाले फैलाव एवं संकुचन जनित प्रभाव के कारण ये टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से चट्टान की ऊपरी परतों में दरार छिद्र विकसित होते हैं, जिसके कारण चट्टान की विघटन की दर तीव्र हो जाती है, क्योंकि यहाँ रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इस तरह चट्टान की ऊपरी परतें कमज़ोर हो जाती हैं। इसी प्रकार मध्य अक्षांशीय उपध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में रात के समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप चट्टानों पर उपस्थित दरारों में उपस्थित जल हिम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार चट्टानों के रंध्रों, सूक्ष्म छिद्र एवं दरारों में हिम जमाव के कारण भौतिक अपक्षयन की प्रक्रिया घटित होती है। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक ठंडे क्षेत्रों में तथा ऊंचे पर्वतीय भागों में घटित होती है। जैविक अपक्षयन, इसकी दर अपेक्षाकृत धीमी होती है तथा इस प्रकार के अपक्षयन का प्रभाव सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है। ये निम्न प्रकार से घटित होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा चट्टान की ऊपरी परतों में जीवाणुओं, लाइकेन, काई इत्यादि के जमाव के कारण इनके द्वारा स्रावित रसायनों के प्रभाव से चट्टान की ऊपरी परत का संगठन कमजोर होता है। वनस्पतियों द्वारा वनस्पतियों की जड़ें नीचे की परतों में पाई जाने वाली चट्टानों को विघटित कर जैविक अपक्षयन का कार्य करती हैं। जड़ों द्वारा निर्मित रंध्रों और दरारों में जल और वायु का प्रवेश होता है। जंतुओं द्वारा जंतुओं की गतिशीलता, आवास निर्माण, चारागाह इत्यादि के प्रभाव से सीमित रूप से जैविक अपक्षयन का प्रभाव घटित होता है। हालांकि इसका प्रभाव सीमित होता है, परिणाम स्वरूप रासायनिक अपक्षयन की दर भी तीव्र हो जाती है। अपक्षयन प्रक्रिया का महत्व, स्थलाकृतिक एवं भौगोलिक महत्व। अपक्षयन की प्रक्रिया भू सतह पर पाई जाने वाली उच्चावक्षीय विषमता को समाप्त कर सतह के समतलीकरण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक महत्व, अपक्षयन की प्रक्रिया चट्टानों में उपस्थित जटिल खनिज पदार्थों को सरलीकृत रूप में परिवर्तित करती है। जटिल रूप में उपस्थित पदार्थ अवसाद निर्माण की प्रक्रिया में सरल रूपों में विघटित हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से मृदा का निर्माण होता है, जो कि कृषि के लिए महत्वपूर्ण आधार घटक है। इसी प्रकार अपक्षयन की क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही खनिज संसाधनों तक पहुंच आसान हो जाती है। पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय महत्व, अपक्षयन अधिक होता है, अवसाद निर्माण की प्रक्रियाएं अधिक होती हैं। मृदा निर्माण बाधित पादप प्रजातियों के लिए अनुकूल परिवेश बढ़ता है। पादप प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत सीमित रूप में पाया जाता है। पारिस्थितिक प्रणालियों का विकास बढ़ जाता है। जैविक विविधता अधिक होती है। पारिस्थितिक प्रणालियों का विकास, जैविक विविधता, पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं उपस्थित होती हैं। यहाँ देखिए 90 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ तापमान कम होता है, वर्षण भी कम होती है, अपक्षयन भी कम होता है। 0 डिग्री पे तापमान अधिक होता है, वर्षण अधिक होता है, अपक्षयन अधिक होता है। मृदा निर्माण इसलिए होता है। वनस्पति सघन होती है, विविधता देखने को मिलती है। जंतु प्रजातियों का उच्च स्तर रहता है, सभी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये नॉर्थ है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री साउथ है। अपर्दन एवं निक्षेपण, चट्टान जब अपक्षयन या अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तब अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमानी, सागरीय लहरें और जलधाराएं अवसादों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देती हैं। सतह से अवसादों को हटाना अपर्दन हो गया और निम्न सतह पर अवसादों का जमाव निक्षेपण हो गया। निक्षेपण
ये बड़े अवसादी टुकड़े सूक्ष्म अवसादी कणों का निक्षेपण बाद में होता है। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण हो जाता है। पहले स्थूल तथा बड़े पदार्थों का निक्षेपण होता है, इसके पश्चात सूक्ष्म कणों एवं महीन अवसादों का निक्षेपण होता है। प्रमुख स्थलाकृतियों पठार। वैसी उच्च भूमि को पठार कहा जाता है जिसका शिखर वाला भाग अत्यधिक विस्तृत एवं सपाट हो। पठार के किनारे तीव्र ढाल से युक्त होते हैं। इसकी सापेक्षिक ऊंचाई मैदान में अधिक किंतु पर्वतों से कम होती है। पठारों का वर्गीकरण निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार। अंतर्जनित बल के प्रभाव से निर्मित पठार, बाह्यजनित बल के प्रभाव से निर्मित पठार। तो पटल विरूपणीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, पर्वत पदीय पठार, ज्वालामुखी पठार। बाह्यजनित बल के प्रभाव से निर्मित पठार में हिमानीकृत पठार, प्रवाहित जल द्वारा निर्मित पठार, पवन द्वारा निर्मित पठार। पटल विरूपणीय पठार डायस्ट्रोपिक प्लेटियो। भू संचलन के कारण भूपृष्ठ का कुछ भाग ऊपर उठकर जब पठारों के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे पटल विरूपणीय पठार कहा जाता है। जैसे तिब्बत का पठार, पैटागोनिया इत्यादि भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर पटल विरूपणीय पठार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अंतरा पर्वतीय पठार, ये पठार पर्वत श्रेणियों के मध्य में घिरे हुए रूप में पाए जाते हैं, जैसे यूकान, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, मैक्सिको, बोलीविया। महाद्वीपीय पठार, ये अत्यधिक विस्तृत एवं प्राचीन पठार हैं। इन्हें शील्ड भी कहा जाता है, जैसे कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक पठार, साइबेरियन पठार इत्यादि। पर्वत पदीय पठार, उदाहरण उत्तरी अमेरिका का पीडमंट पठार, दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया का पठार। ये पठार पर्वत से सटे हुए लंबी उच्च भूमि पर विस्तृत होते हैं। यही पठारों को पर्वतीय पठार कहा जाता है। ज्वालामुखी पठार, दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकलने वाला लावा महाद्वीपीय क्रस्ट पर क्षैतिज रूप से फैलता है एवं फैलते हुए पठार का निर्माण करता है। इस प्रकार के पठार बेसाल्टिक चट्टानों के द्वारा निर्मित होते हैं। इनका रंग काला होता है। भारत में दक्कन पठार, यूएसए में कोलंबिया पठार, आयरलैंड में एंट्रीम पठार इत्यादि इसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। बाह्य जनित बलों के प्रभाव से निर्मित पठार, हिमानीकृत पठार, अपरदन द्वारा निर्माण, निक्षेपण द्वारा निर्माण। तो अपरदन द्वारा निर्माण में हिमानी के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों का अपरदन कर इन्हें पठार में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, भारत में गढ़वाल पठार, कनाडा में क्यूबेक पठार इत्यादि। निक्षेपण द्वारा निर्माण, हिमानी द्वारा किए जाने वाले निक्षेपण क्रिया के प्रभाव से निर्मित निम्न स्थलखंडों की सापेक्षिक ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, जिससे ये पठार में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे जर्मनी में प्रक्रिया का पठार। जल द्वारा निर्मित पठार, नदियों के द्वारा उच्च मैदानी भागों में अधिक गहराई में काटकर घाटियों के बीच चौड़े समतल निम्न पठार का निर्माण किया जाता है, किंतु इस प्रकार के पठारों की सापेक्षिक ऊंचाई अधिक नहीं होती है, जैसे मैसूर एवं रांची का पठार। म्यांमार का शान पठार का निर्माण इसी तरह हुआ है। पवन द्वारा निर्मित पठार, पवन द्वारा अवसादों के बारीक कणों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है, किंतु इन पठारों की सापेक्षिक ऊंचाई अधिक नहीं होती है, जैसे पाकिस्तान में पोटवार पठार, चीन का लोएस पठार आदि। मैदान, इस स्थलाकृति की सापेक्षिक ऊंचाई पर्वतों और
पठारों से कम होती है। संपूर्ण विश्व में स्थल मंडल के 41% भूभाग पर मैदान, 33% भाग पर पठार तथा 26% भाग पर पर्वतों तथा पहाड़ियों का प्रभाव पाया जाता है। समतल एवं अपेक्षाकृत निम्न भूमि को, जिसका स्थानीय ढाल अत्यंत कम होता है, ऐसी स्थलाकृति को मैदान कहा जाता है। कुछ मैदान सामान्यतः सागरीय जलीय सतह से नीचे हो सकते हैं, जैसे नीदरलैंड का मैदान। इसी प्रकार का कुछ मैदान औसत ऊंचाई वाले पठारों से भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट प्लेन का क्षेत्र, जो कुछ स्थानों पर अपलेशियन पठार से भी अधिक ऊंचा है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार मैदानों का वर्गीकरण। पहला, संरचनात्मक मैदान। अंतर्जनित बल से भूसंचलन के प्रभाव के कारण सागर मग्न का उत्थान होने के कारण संरचनात्मक मैदान की उत्पत्ति होती है, जैसे यूएसए का अटलांटिक तटीय मैदान। अपरदनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदान को पेनीप्लेन या समप्राय मैदान कहते हैं। नदियों के जल तथा वर्षण के कारण अपरदन के प्रभाव से इस प्रकार का मैदान निर्मित होता है। इस मैदान में बिखरे रूप में प्रतिरोधी चट्टानों की टीलेनुमा अवशेष पाए जाते हैं। इनकी सापेक्षिक ऊंचाई काफ़ी कम होती है। इन्हें मोनेनाक कहा जाता है। उदाहरण यूएसए में अपलेशियन तथा मिसिसिपी घाटी में, भारत में मालवा का पठार। निक्षेपणात्मक मैदान। पवन द्वारा निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान में लोएस मैदान महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के मैदान अर्जेंटीना, चीन आदि देशों में देखा जा सकता है। अपरदनात्मक मैदान। हिमानी द्वारा अपर्दित उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं। भारत में लद्दाख मैदान हिमानी अपर्दित मैदान है। इस प्रकार के मैदान में मृदा पतली परत के रूप में पाई जाती है तथा मैदान में चट्टानी टीले तथा झीलें देखने को मिलती हैं। पवन द्वारा अपर्दित शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन की अपर्दन क्रिया के परिणामस्वरूप निर्मित मैदान को पेनीप्लेन कहा जाता है। इस मैदान में बिखरे हुए रूप में प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं, टीले के रूप में, जिसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। निक्षेपणात्मक मैदान। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में शिवालिक के दक्षिणी गिरिपदीय क्षेत्र में गिरिपद में बड़े अवसादों के जमाव से भाबर मैदान। निम्न अवसादों का जमाव होने से मैदान निर्मित। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र। सरोवरीय मैदान, अवसादों का जमाव। झीलों के भरने से निर्मित मैदान को सरोवरीय मैदान कहा जाता है। भारत में कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान के उदाहरण हैं। यूरोप में हंगरी का मैदान, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के तटवर्ती मैदान का निर्माण। लावा मैदान। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के निक्षेपण के फलस्वरूप इसी प्रकार के मैदान का निर्माण होता है, जैसे फ्रांस, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, यूएसए, अर्जेंटीना इत्यादि में लावा द्वारा निर्मित मैदानों का प्रभाव पाया जाता है। झील। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। यही कारण है कि सर्वाधिक झीलें उच्च अक्षांशों तथा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील है, जबकि बैकाल झील सबसे गहरी है। इसी प्रकार विश्व की सबसे नीची झील सागरीय सतह से 1270 फीट नीचे मृत सागर है एवं विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका है। इस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी कॉल्डेरा झील इंडोनेशिया की टोबा झील है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। भारत में पश्चिमी तट की लैगून झीलों में सबसे बड़ी झील केरल की वेम्बनाड झील है। झीलों का वर्गीकरण। भूसंचलन के प्रभाव से निर्मित होने वाली झील। अभिनति, अपनति। अभिनतीय एवं अपनतीय प्रभाव वाले स्थानीय सतह पर निर्मित झील। इस प्रकार की झीलें सामान्यतः अभिसारी सीमांतों पर ज़्यादा देखी जाती हैं। उदाहरण
स्वरूप स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील। दरार घाटी झीलें। अपसारी प्लेट सीमांतों पर प्रभावी उदाहरण टंगनिका, न्यासा, अल्बर्ट मृत सागर इत्यादि। नौ स्थल झील। जब भू संचलन के प्रभाव से महाद्वीपीय मग्न तट सागरीय जलीय सतह से ऊपर उठ जाता है तो उस पर बने गर्त क्षेत्रों में जल भरे होने के कारण इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। जैसे कैस्पियन सागर का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील। लावा बांध झील, कूली झील। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब नदी घाटी में फैलकर नदी के प्रवाह को रोक देता है तो इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। इथोपिया की टाना झील का निर्माण ब्लू नदी के मार्ग के अवरोधक के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसी प्रकार अमेरिका की निकारागुआ झील का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। क्रेटर झील। बोलीविया की टिटिकाका झील, इटली की एवरनन झील, भारत में पुष्कर झील क्रेटर झील के उदाहरण हैं। लावा क्षेत्र की झील। ज्वालामुखी प्रदेश में लावा के असमतल फैलाव के परिणाम स्वरूप अनेक झीलों का निर्माण होता है। भारत में दक्कन पठार पर इस प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। हिमानीकृत हिमताल। इस प्रकार की झील का निर्माण हिमानी अपरदन के द्वारा होता है। इस प्रकार की झील को कोरी झील भी कहा जाता है। पीडमंट झील। पर्वत की तलहटी गिरिपद में ग्लेशियर हिमानी के अपरदन के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। हिमोड़ झील। इस प्रकार की झील उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में निर्मित होती है। स्कैंडिनेविया कनाडा के उत्तरी भागों में इस प्रकार की झीलों की संख्या अधिक पाई जाती है। नदी के द्वारा निर्मित झीलें। प्रपाती झील, प्लंज पुल। जलप्रपात के नीचे स्थित प्लंज पुल के विस्तार के परिणाम स्वरूप इस झील का निर्माण होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की चचाई झील, यूएसए की वाशिंगटन झील इत्यादि। गोखुर झील। इस प्रकार की झील का विसर्प झील भी कहा जाता है। इन झीलों का विकास मंद ढाल वाले मैदानों में होता है। डेल्टाई झील। गोदावरी डेल्टा पर कोलेरू झील, मिसिसिपी डेल्टा पर पोचेस्ट्रियन झील, नाइजर नदी के डेल्टा पर मेरीगार्ड झील इत्यादि। निर्माण प्रक्रिया। ढाल प्रवणता कम, नदी जल का प्रवाह वेग कम, नदी जल के अवसादों की परिवहन क्षमता कम। नदी अपने मार्ग में अवसादों का जमाव बढ़ा देगी। नदी विभिन्न गुम्फित शाखाओं में विभाजित होती है। आगे चलकर यदि नदी में जल प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन के नदी का जल प्रवाह पथ परिवर्तित हो जाता है तो इस स्थिति में गुम्फित जलीय प्रवाह भी झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नदी ये प्रवाह पथ, ऊपरी भाग, मध्यवर्ती भाग, निम्न भाग। नदी के कार्य अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। ढाल प्रवणता तथा नदी जल के प्रवाह वेग द्वारा भूक्षेत्र में होने वाले परिवर्तन। उद्गम से मुहाने तक के नदी के मार्ग को ऊपरी भाग, मध्य भाग एवं निम्न भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे गंगोत्री से हरिद्वार तक गंगा का ऊपरी भाग, हरिद्वार से राजमहल तक मध्य भाग तथा राजमहल से बंगाल की खाड़ी तक को निम्न भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन तीनों ही भागों को क्रमशः नदी के पर्वतीय प्रवाह, ऊपरी भाग, मैदानी प्रवाह एवं डेल्टाई प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नदी का प्रवाह पथ। नदी का ऊपरी प्रवाह पर्वतीय प्रवाह, ढाल प्रवणता अधिक, प्रवाह वेग अधिक, अपरदन क्षमता अधिक, परिवहन क्षमता अधिक। नदी के प्रवाह का मध्य भाग, ढाल प्रवणता कम, नदी के प्रवाह वेग भी कम, अपरदन भी कम, परिवहन भी कम, निक्षेपण अधिक। नदी प्रवाह का निम्न भाग, डेल्टाई भाग, ढाल प्रवणता न्यूनतम, नदी का प्रवाह वेग भी न्यूनतम कम,
अपरदन नगण्य रूप से होता है। अवसादों की परिवहन क्षमता अत्यंत मंद हो जाती है और नदी द्वारा निक्षेपण बढ़ जाता है। ढाल प्रवणता व्युत्क्रमानुपाती होता है नदी की परिवहन क्षमता के। ढाल प्रवणता व्युत्क्रमानुपाती होता है निक्षेपण क्षमता के। नदी का पर्वतीय भाग, ढाल अधिक, जल का प्रवाह वेग अधिक। नदी जल द्वारा लंबवत अपरदन होता है। पर्वतीय क्षेत्र में गाज, कैनियन जैसी स्थलाकृतियों का विकास होता है। नदी जल पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए प्रपात, प्लंज पूल, छिप्रिका इत्यादि का निर्माण होता है। जैसे हिमालय में गिलगित नामक स्थान पर सिंधु नदी के गार्ज की गहराई लगभग 5000 मीटर से अधिक है। गार्ज की तुलना में कैनियन अधिक व्यापक स्वरूप होता है। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण कोलोराडो पठार पर हुआ है। यह कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा विकसित है। इसी प्रकार वेनेजुएला का जलप्रपात एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह रियो कैरोनी नदी पर स्थित है। नदी का मध्यम भाग, मैदानी भाग, पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में ढाल प्रवणता कम होगी जिससे जल प्रवाह वेग कम हो जाता है और लंबवत अपरदन की क्रिया में कमी होती है। पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है, परिवहन की क्रिया कम हो जाती है, निक्षेपण बढ़ जाता है जिससे नदी का प्रवाह वेग विसर्पाकार रूप में विकसित होता है जिससे संरचनात्मक सोपान एवं गोखुर झील जैसी स्थलाकृतियाँ होती हैं। मैदानी भाग में यदि नदी मैदान के ऊंचे भाग से प्रवाहित होती है तो ऐसी स्थिति में सहायक नदियों को मुख्य नदी से मिलने से पहले मुख्य नदी के समानांतर प्रवाहित होना पड़ता है। नदी का निम्न भाग, निम्न भाग में भूमि का ढाल काफ़ी मंद हो जाता है, अतः इस भाग में नदी की गति काफ़ी कम हो जाती है। इसके साथ ही नदी में अवसादों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, अतः इस भाग में निक्षेपण नदी का प्रधान कार्य हो जाता है। नदी के निक्षेपण के कारण ही डेल्टा का निर्माण होता है। इस भाग में नदी की मुख्य धारा कई छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है, उपधाराओं में विभाजित होती है जिसे गुम्फित नदी कहा जाता है। ऐसी नदियों के द्वारा मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाएं उत्तरदायी होती हैं। ढाल प्रवणता अत्यंत मंद हो, नदी अत्यधिक मात्रा में अवसादों का परिवहन कर रही हो, तटीय क्षेत्र में ज्वार इत्यादि के प्रभाव में कमी हो। डेल्टा के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है कि नदी में अवसाद की मात्रा अधिक हो एवं नदी का मुहाना ज्वार इत्यादि से प्रभाव से युक्त हो। यही कारण है कि इंग्लैंड की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। भारत की नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं क्योंकि यहाँ मानसून की तीव्र पवनों के प्रभाव से सागर में जलीय प्रवाह तीव्र होता है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों में ज्वार इत्यादि का प्रभाव भी देखा जाता है जिसके कारण तटीय भागों में अवसादों का जमाव नहीं हो पाता है। इसके साथ ही नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियाँ प्राचीन पठारी भाग में प्रवाहित होते हुए आती हैं जिसकी वजह से इनमें बहाकर लाए जाने वाले अवसादों की मात्रा कम होती जाती है। ये नदियाँ अधिक ढाल युक्त क्षेत्र से भी प्रवाहित होने के कारण मुख्य शाखा के रूप में सागर से मिलती हैं। ऐसे नदियों के मुहाने को एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी पर बंदरगाह बनाए जा सकते हैं मगर डेल्टा पर नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ जल में अत्यधिक मात्रा में अवसादों का प्रभाव पाया जाता है जिसकी वजह से नौपरिवहन में व्यवधान उत्पन्न होता है। यही कारण है कि डेल्टाई क्षेत्रों में इस क्षेत्र से हटकर कुछ दूरी पर बंदरगाह बनाए जाते हैं। जैसे गंगा के डेल्टा में कोलकाता एवं मिसिसिपी के डेल्टा में न्यू ऑरलियांस इसी प्रकार के बंदरगाह के उदाहरण हैं।
डेल्टा के प्रकार। छापाकार डेल्टा। इस प्रकार के डेल्टा में नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण तटीय भाग में एक चाप के आकार में होता है। इस प्रकार के डेल्टा को ही चापाकार डेल्टा कहते हैं, जैसे गंगा नदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, राइन नदी का डेल्टा। जलभार अधिक होता है, अवसादों की मात्रा अधिक होती है, ढाल प्रवणता कम होती है। नदी के प्रवाह मार्ग में ही अवसादों का जमाव बढ़ जाता है। नदी विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाती है। चाप के आकार की स्थलाकृति निर्मित होती है, जिसे चापाकार डेल्टा कहते हैं। चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा। इस प्रकार का डेल्टा निर्मित करने वाली नदियों में अवसादों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसके साथ ही नदी अपनी मुख्य शाखा को बनाए रखती है। इस प्रकार के मुहाने पर नदी की मुख्य शाखा और अन्य शाखाओं द्वारा किए निक्षेपित अवसादों से निर्मित स्थलाकृति चिड़िया के पंजे के आकार सदृश होती है, जैसे मिसिसिपी डेल्टा। ज्वारनद मुखी डेल्टा। ढाल प्रवणता अधिक होती है। नदी का मुख्य शाखा अपनी कुछ शाखाओं के साथ मुहाने पर अवसादों का सीमित मात्रा में जमाव करती है। इस प्रकार के डेल्टा का मुहाना लंबा, संकरा तथा आंशिक रूप से जल से डूबा हुआ होता है, जैसे फ्रांस की सीन नदी का डेल्टा, अमेजन नदी, ओब और विस्चूला नदियों का डेल्टा इत्यादि। दंताकार डेल्टा। इसमें नदी मुहाने पर दंताकार रूप में अवसादों का जमाव करती है। इस प्रकार के डेल्टा क्षेत्र के मुहाने पर कठोर चट्टानों की अवस्थिति भी पाई जाती है। परिणाम स्वरूप अवसादों का जमाव का प्रतिरूप दंताकार रूप में निर्मित हो जाता है, जैसे इटली का टाइबर नदी, स्पेन की इब्रो नदी इत्यादि। नदी उद्गम स्थल। नदी के मुहाने की स्थितियाँ। उद्गम स्थल में झील के रूप में नील नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ग्लेशियर के रूप में मारियुंग, सांगपो, सिंधु, गंगा। वर्षा जल के रूप में जारे, अमेजन। प्रपात के रूप में टेम्स नदी। नदी के मुहाने की स्थितियाँ। सागर, नदियाँ, झील। सागर। अधिकांश नदियों का मुहाना सागर में निर्मित होता है। गंगा, नर्मदा, अमेजन झील इत्यादि। जल स्रोत। पर्याप्त मात्रा। जल की उपलब्धता अधिक होती है। एक से अधिक जल स्रोत पाए जाते हैं। ग्लेशियर, झील, वर्षा जल इत्यादि। सहायक नदियों का व्यापक नेटवर्क होता है। नदी प्रवाह मार्ग वायु क्षेत्र का विस्तार बढ़ जाता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र और आर्द्र जलवायु का प्रभाव होना चाहिए। ढाल प्रवणता अधिक हो। नदियाँ। सहायक नदियों मुख्य नदी के साथ जुड़ जाती हैं। सहायक नदियाँ यमुना, चंबल, जौहरी इत्यादि। झील। नदियाँ स्थलीय झील से मिल जाती हैं, जैसे वोल्गा, यूराल इत्यादि। ऐसी नदियों से संबंधित अपवाह को अंतःस्थलीय अपवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोई भी नदी अपने सहायक नदियों से जिस क्षेत्र का जल लेकर प्रवाहित होती है, वह नदी का अपवाह क्षेत्र भी कहलाता है। जल विभाजक क्षेत्र। एक अरब सागर हो गया, ये दिल्ली कटक हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। एक नदी बेसिन दूसरी नदी बेसिन से जिस उच्च भूमि द्वारा अलग होती है, वैसे क्षेत्र को जल विभाजक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे दिल्ली, कटक, अरावली, विंध्यन, पश्चिमी घाट इत्यादि जल विभाजक क्षेत्र के उदाहरण हैं। नदी द्वारा परिवहन। अवसादों को घुलाकर। कुछ अवसादों का परिवहन तैरते हुए होता है। कुछ अवसाद जल के साथ लुढ़कते हुए गतिशील होते हैं। बड़े अवसाद लुढ़क कर चलते हैं। नदी में अवसादों की मात्रा बहने के साथ एक सीमा तक उसकी अपर्दन क्षमता अधिक हो जाती है, किंतु जैसे ही ढाल प्रवणता में कमी आती है, वैसे ही अपर्दन में कमी के साथ निक्षेपण का प्रभाव बढ़ जाता है। नदी के द्वारा अपर्दन का कार्य 4 प्रक्रियाओं से होता है।
अपघर्षण, संक्षारण, सन्निघर्षण, जलगति क्रिया। तो अपघर्षण यह एक भौतिक अपरदन की क्रिया है। इस क्रिया द्वारा नदी में जल के साथ बढ़ता हुआ पदार्थ अवसाद इत्यादि नदी के तल को एवं पार्श्व को खुरचकर चिकना करता है। तली अपरदन या पार्श्व अपरदन। संक्षारण यह एक रासायनिक अपरदन की क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानों में उपस्थित घुलनशील पदार्थों को जल घुलाकर आगे ले जाता है। सन्निघर्षण यह भौतिक अपरदन की क्रिया है जिसके अंतर्गत नदी के जल के साथ प्रवाहित होने वाले चट्टानी टुकड़े परस्पर रगड़ खाकर कमजोर हो जाते हैं। जलगति क्रिया इस क्रिया में नदी का जल बिना किसी सामग्री के यांत्रिक विधि द्वारा चट्टानों के कणों को ढीला करती है। यदि नदी के वेग को दोगुना कर दी जाए तो उसकी अपरदन क्षमता 4 गुना बढ़ जाती है और भार वहन क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है। भूमिगत जल के कार्य एवं उससे संबंधित अश्लाकृतियाँ। भूमिगत जल स्तर, मृदा की परत, पारगम्य अवसादी चट्टानों में जल जमाव अधिक भूमिगत जल। अपारगम्य चट्टान, पृथ्वी की ऊपरी परतों से नीचे क्रस्ट की चट्टानों के छिद्रों एवं दरारों में संचित जल को भूमिगत जल कहते हैं। यह अधिकतम 6 मील की गहराई तक पाया जाता है। इससे अधिक गहराई में जाने पर अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों के छिद्रों एवं दरारों में बंद हो जाने की वजह से जल नीचे की परतों में प्रवेश नहीं कर पाता है। इस प्रकार भू सतह से लेकर 6 मील की गहराई तक भूमि के भीतर संचित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। भू सतह के आंतरिक परतों से जब पानी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलने लगता है तो उसे सोता कहते हैं। सोते सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अवसादी चट्टानों के नीचे अभेद आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में ऐसे कुएं भूसतह पर पाए जाते हैं जिनसे जल स्वतः सतह पर बाहर आता है। ऐसे कुएं को आर्टीजियन कुएं कहते हैं। इन्हें उत्सुत कूप भी कहा जाता है। विश्व में आर्टीजियन बेसिन का सर्वाधिक व्यापक विस्तार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भूमि के भीतर वह स्तर जिसके नीचे पारगम्य अवसादी चट्टानें जल से संतृप्त रहती हैं, भूमि के भीतर इन चट्टानों की गहराई के स्तर को ही भूमिगत जल स्तर कहते हैं। इस प्रकार भूमिगत जल स्तर संतृप्त अवसादी चट्टानों की भू सतह से गहराई के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भू सतह जल स्तर, अपारगम्य चट्टान, सतह से जल रिसाव नीचे की परतों में नहीं होता है, कम होता है। भूमिगत जल स्तर में कमी आ जाता है। घरेलू अधिक, औद्योगिक अधिक, कृषि अधिक। जल स्तर, भूमिगत जल का कार्य सतह से ऊपर और सतह से नीचे दोनों ही स्थानों पर होता है। भूमिगत जल द्वारा रासायनिक अपक्षयन की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल, चूना पत्थर, डोलोमाइट और खड़िया जैसे घुलनशील चट्टानों को तेजी से घुलाना शुरू कर देता है, जिसके फलस्वरूप अनेक विशिष्ट अश्लाकृतियों का निर्माण होता है जिन्हें कार्स्ट अश्लाकृतियाँ कहते हैं। इस प्रकार की अश्लाकृतियों का सर्वाधिक प्रभाव एड्रियाटिक सागर के तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है। मुख्यतः इसका प्रभाव बाल्कन राज्यों से लेकर इटली के क्षेत्रों तक पाया जाता है। मिस्र में कार्स्ट अश्लाकृतियों से संबंधित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। दक्षिणी फ्रांस का कौसे क्षेत्र, मैक्सिको में युकाटन और टबास्को क्षेत्र, जमैका, उत्तरी प्यूर्टोरिको एवं पश्चिमी क्यूबा का क्षेत्र, कैरिबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए में मिजोरी क्षेत्र। भूमिगत जल के प्रभाव से निर्मित अश्लाकृतियाँ। टेरा रोसा, जब वर्षा का जल विलयन क्रिया द्वारा सतह के कुछ भाग को घुलाकर भूमि के भीतर प्रवेश करता है तो सतह के ऊपर
होने वाले रासायनिक अपक्षयन के प्रभाव से मृदा की एक पतली परत का विकास होता है जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इस मिट्टी में क्ले, चूना, लौह तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लैपिस जल की घुलन क्रिया के परिणाम स्वरूप भूमि की ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ एवं असमान हो जाती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को लैपिस कहते हैं। गोल रंध्र एवं संबंधित स्थलाकृतियाँ। चूना पत्थर युक्त प्रदेशों में वर्षा का जल विलयन क्रिया द्वारा चट्टानों की संधियों पर कई छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण करती है। इन छिद्रों को घोल रंध्र कहा जाता है। इनमें से कुछ की गहराई 10 मीटर तक हो सकती है। इनकी आकृति सामान्यतः कीपाकार यानी कि फनल शेप्ड होती है। जब घुलन क्रिया के परिणाम स्वरूप घोल रंध्र का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे डोलाइन कहा जाता है। इसका व्यास कुछ मीटर से लेकर 400 मीटर तक या इससे भी अधिक हो सकता है। इसी प्रकार इसकी गहराई कुछ मीटर से लेकर 200 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। जब अवसादों एवं क्ले द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जल रिसकर नीचे नहीं जाता है। फलस्वरूप जल जमाव होने के कारण छोटी छोटी अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को कार्स्ट झील कहा जाता है। कई डोलाइन के परस्पर मिलने से निर्मित वृहद आकार के गर्त को युवाला कहा जाता है। इसका व्यास 1 किलोमीटर तक हो सकता है। युवाला से भी विस्तृत गर्तों को पोल्जे कहा जाता है। पोल्जे की तली समतल तथा दीवारें खड़ी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि पोल्जे का विकास चूना पत्थर युक्त अवसादी परतों वाले प्रदेशों में दीर्घकालिक रूप में घटित होने वाली क्रिया है। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट। स्थलीय सतह स्टैलेक्टाइट, ये स्टैलेग्माइट कंदरा सतह स्तंभ है। भूमिगत कंदराओं में जल के वाष्पीकरण होने के परिणाम स्वरूप कंदरा के तल एवं छत पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप होने लगता है। यह निक्षेप लंबे एवं पतले स्तंभ के रूप में होता है जो छत से तल की ओर धीमी गति से बढ़ता है। इन्हें ही स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। इसी प्रकार जब कंदरा की फर्श पर स्तंभ की आकृति बनकर ऊपर की ओर विकसित होती है तो इसे स्टैलेग्माइट कहा जाता है। इस प्रकार स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में निरंतर वृद्धि के कारण परस्पर मिल जाते हैं तो ऐसी स्थलाकृति को कंदरा स्तंभ कहा जाता है।